गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंकुर भारद्वाज है और मैं MMIT अमरोहा में लेक्चरर कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर की हमें नीड क्या है, क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो टोटल इस सब्जेक्ट में हमारी 7 यूनिट हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में, जैसा मैंने अभी बताया, फंडामेंटल नोटेशंस हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों हमें इसकी नीड है, क्या क्या ऑपरेशंस हम डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर सकते हैं, कितने टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अब इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद सेकंड यूनिट आती है हमारी एरे के बारे में। जैसा आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है एरे के बारे में, तो यहाँ पर पूरा एक हमारी यूनिट है एरे के बारे में। तो एरे के बारे में जानेंगे, कैसे एरे को क्रिएट करते हैं, कैसे एरे में इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, ट्रैवर्सल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हमारा एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर आता है, यूनिट थर्ड, दैट इज़ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के बारे में हम जानेंगे, कैसे लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे लिंक लिस्ट में इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, ट्रैवर्सल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। फिर इसके बाद हमारी यूनिट फोर्थ आती है जिसमें पढ़ना है हमें स्टैक एंड क्यू के बारे में। फिर उसके बाद हमारी फिफ्थ यूनिट है दैट इज़ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6, जिसमें हमें ग्राफ, हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में पढ़ना है। एंड हमारी लास्ट यूनिट है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। जितने भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उन पे कैसे हम सर्चिंग ऑपरेशन लगाते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, सॉर्टिंग ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूनिट वाइज यूनिट जो है हम लेकर के चलेंगे इस सब्जेक्ट को और एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट है दैट इज़ फंडामेंटल नोटेशंस, कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है, डेटा में बी ऑर्गेनाइज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड ए डेटा स्ट्रक्चर। तो कंप्यूटर में हम जो भी डेटा ले रहे हैं उसे हमें कैसे उसे हम ऑर्गेनाइज करें कि इन फ्यूचर हमें जब भी ज़रूरत हो हम उसे आसानी से एक्सेस कर सकें। इसे आप ऐसे समझ लीजिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में क्या हुआ, जितनी भी आपकी किताबें हैं हर सब्जेक्ट की मिक्स करके फर्श पर डाल दी गई हैं, फर्श पर फैला दी गई हैं। अब आपसे कहा जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर की एक बुक निकालिए, तो क्या आप आसानी से निकाल पाएंगे? हो सकता है आपको पूरा दिन लग जाए, पूरा हफ्ता लग जाए। लेकिन अगर यही काम जो आपकी ब्रांच है कि CS की बुक यहाँ एक शेल्फ में रखी हुई है, IT की बुक एक शेल्फ में रखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक एक शेल्फ में रखी हुई है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, जल्दी ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आपको CS की बुक में देखना है, CS और IT की बुक में। और अगर इसे और ईजी कर दिया जाए, और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में कर दिया जाए कि जो है चिट लगा दी जाए बाहर सब्जेक्ट वाइज कि DS की सारी बुक यहाँ रखी हुई है, DBMS की सारी बुक यहाँ रखी हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक रखी हुई है, कुछ भी नहीं, फिर तो सेकेंडों में काम हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से डेटा को, जब हम कंप्यूटर में डेटा लेते हैं, इतना सारा डेटा आता है हमारा डेली, तो उसे ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर हम उसे आसानी से एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि लॉजिकली हम कंप्यूटर में डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, ताकि इन फ्यूचर जो है हम उसे आसानी से एक्सेस कर सकें। और जो भी हमें उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इंसर्शन पर ऑपरेशन है, डिलीशन है, सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, वो आसानी से हम परफॉर्म कर सकें। सेकंड पॉइंट है जैसे द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर डेटा मॉडल डिपेंड्स ऑन टू कंसिडरेशन। तो दो बातों पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। पहली बात है, इट मस्ट बी रिच इनफ इन स्ट्रक्चर टू मिरर द एक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ डेटा इन रियल वर्ल्ड। हमारा डेटा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो रियल लाइफ में उसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होनी चाहिए जो रियल लाइफ से रिलेट कर सके। जैसे आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर्स में फ़ाइल खोलते हैं, तो एक फ़ाइल है, उस पर प्लस का साइन बनता है एक तरीके से। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें ब्रांचेस बन के आती हैं। फिर उसमें मतलब एक ट्री हो गया, कह सकते हैं वो ट्री है और उसकी ब्रांचेज हैं। तो मोस्टली जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ का एक तना है और उसकी ब्रांचेज होती हैं अलग अलग। तो ऐसे ही रियल लाइफ से लिया गया है ये एग्जांपल। तो हमारा जो भी डेटा स्ट्रक्चर है वो रियल लाइफ से रिलेट करना चाहिए हमारा। क्यों हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो रियल लाइफ में क्यों हम किसे बोलते हैं, लाइन को बोलते हैं। कोई भी काम अगर हमें कराना, बैंक्स में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पहले क्यू लगानी है, जो पहले आया वो पहले अपनी सर्विस पाएगा। तो ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। दूसरी बात क्या है, द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल इनफ दैट वन कैन इफेक्टिवली प्रोसेस द डेटा व्हेन नेसेसरी। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होना चाहिए
कि जब भी हमें फ्यूचर में डेटा की ज़रूरत हो, जब भी हमें फ्यूचर में डेटा चाहिए, वो हम आसानी से एक्सेस कर सकें उसे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर को मेनली कितने भागों में डिवाइड किया गया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो हमारे दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं मेनली, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो हम सी लैंग्वेज में अभी आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं आप लोग, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये जो हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं। अब जो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, ये जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उसमें हमें बेसिकली सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया, बेसिक डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर, रियल, कैरेक्टर एंड बुलियन आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जो भी हमारे बेसिक डेटा टाइप होते हैं जो हमने पढ़े हैं, ये क्या सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। और नॉन प्रिमिटिव को अगेन दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब जो एक सीक्वेंस में काम करेंगे, एक के बाद एक हम जो है हमारा एलिमेंट्स उन्हें एक्सेस करते हैं सीक्वेंशियल फॉर्म में, तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें चार आते हैं हमारे, एरे हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक, क्यू। और दो हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, दैट इज़ ट्री एंड ग्राफ। तो ये पूरा हमारा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में है। ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, दो टाइप का हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, फिर से देख लेते हैं एक बार, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव जो हमारे बेसिक डेटा टाइप हैं जो हमने सी में पढ़े हैं, इंटीजर, रियल के अंदर जैसे मैंने बताया अभी फ्लोट आ जाएगा, डबल आ जाएगा, कैरेक्टर जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो आ जाएंगे, बूलियन जो हम जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ़, तो इफ़ जो है वो बूलियन वैल्यू पे काम करता है, या तो ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू, 0 या 1, तो वो आ जाएगा इसमें। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में मैंने बताया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारा ट्री है और ग्राफ है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी दो तरीके की जो हैं प्रोग्रामिंग अप्रोच होती हैं जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं अपने हर लैंग्वेज में। दो तरीके की जो है हमारे, मतलब एक लैंग्वेज में एक टाइप की अप्रोच यूज़ की जाएगी किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन दो तरीके की होती हैं, किसी में कोई चलती है, किसी में कोई। पहली है हमारी टॉप डाउन मॉडल और दूसरा बॉटम अप डिज़ाइन। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो टॉप डाउन मॉडल या टॉप डाउन डिज़ाइन क्या कहता है? टॉप डाउन मॉडल इज़ अ सिस्टम डिज़ाइन अप्रोच वेयर डिज़ाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द सिस्टम एज ए होल। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम पूरे सिस्टम को एक यूनिट की तरह लेके चलेंगे, पूरा का पूरा जो भी हमें बनाना है। कंप्लीट सिस्टम इज देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब एप्लीकेशंस विद मोर डिटेल्स। ईच पार्ट अगेन गोज थ्रू द टॉप डाउन अप्रोच टिल द कंप्लीट सिस्टम इज डिजाइंड विद ऑल माइन्यूट डिटेल। तो अब पूरे सिस्टम को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एप्लीकेशन में कह सकते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम है उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड करेंगे और उन प्रॉब्लम्स पर इंडिविजुअली काम करेंगे। एक बड़ी हमारी समस्या थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, उसे हमने छोटी छोटी समस्याओं में अपनी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, छोटी छोटी एप्लीकेशंस पे। उन एप्लीकेशंस पर हम इंडिविजुअली काम करेंगे और फाइनली उन इंडिविजुअल एप्लीकेशन को जो हम कंबाइन कर देंगे, तो जो हमारी बड़ा सिस्टम था या पूरा सिस्टम था या कह सकते हैं बड़ी प्रॉब्लम थी, वो पूरी सॉल्व हो जाएगी। टॉप डाउन अप्रोच इज ऑल्सो टर्म्ड एज ब्रेकिंग द बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग देम इंडिविजुअली इन रिकर्सिव मैनर। जैसे मैंने भी बताया कि टॉप डाउन अप्रोच किस पे काम करते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें और उसके बाद उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व करें और सबको मिला करके फिर एक बड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं बॉटम अप मॉडल। दूसरा जो मॉडल है हमारा, बॉटम अप मॉडल इज अ सिस्टम डिज़ाइन अप्रोच वेयर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर डिफाइंड इन डिटेल्स। तो बॉटम अप मॉडल में इसका उल्टा होता है, हम पहले छोटी छोटी डिटेल्स, छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं। Once these parts are designed and developed, then these parts or components are linked together to prepare a bigger component. यहाँ पर पहले ही छोटे छोटे पार्ट्स पे काम किया जाता है और उन पार्ट्स को मिला करके फिर बड़ा जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है या बड़ा डिज़ाइन है उसे डेवलप किया जाता है। ये टॉप डाउन की जस्ट उल्टा हो गया ये अप्रोच। दिस अप्रोच इज रिपीटेड अंटिल द कंप्लीट सिस्टम इज बिल्ट। जब तक हमारा पूरा सिस्टम तैयार नहीं हो जाता तब तक ये अप्रोच कंटिन्यू चलती रहेगी। एडवांटेज ऑफ बॉटम अप मॉडल इज़ इन मेकिंग डिसीजंस एट वेरी लो लेवल एंड टू डिसाइड द रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट। तो इसमें क्या होता है, एडवांटेज इस अप्रोच का ये है कि हमें बहुत छोटे लेवल पे हम काम कर सकते हैं। छोटे छोटे जैसे फंक्शन अप्रोच है हमारी, सी में हम फंक्शन बनाते हैं, छोटे छोटे फंक्शन हम बनाएंगे, ठीक, और जहाँ भी उसका यूज़ होना है उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे
हमारे पहले से ऑलरेडी रेडीमेड फंक्शन बने हुए हैं, जिसका हमें यूज़ करना है, केवल उसी को कॉल करेंगे और बार बार उस रिकर्सिव मैनर में जो है, या रीयूजेबिलिटी उसकी हमें इंश्योर कर सकते हैं कि बार बार हम उसे कॉल कर सकते हैं उसी फंक्शन को। मान लीजिए एडिशन का हमने एक फंक्शन बना दिया, जहाँ भी एडिशन होना बार बार हम उसे कॉल करते रहेंगे। तो ये हमारा बॉटम अप और टॉप डाउन मॉडल के बारे में था। इसके बाद पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये क्या होती है? Structured programming can be defined as a programming approach in which the program is made as a single structure. It means that the code will execute the instruction by instruction one after another. तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है हमारी? इसमें जो पूरा स्ट्रक्चर है या पूरा प्रोग्राम है उसे एक सिंगल स्ट्रक्चर माना जाएगा। इट मीन्स दैट द कोड विल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर अनदर। और ये एक हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करेगा, एक स्टेप पे हम जंप नहीं कर सकते। मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से हम चलेंगे। जैसे हमारा सी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। मेन से जैसे हमारा जो है एग्जीक्यूशन हमें पता है हमेशा मेन से स्टार्ट होता है, फिर मेन के बाद एक एक लाइन, जो भी लाइन आती जा रही है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती जाएंगी, कहीं भी कोई जंप नहीं होगा। It doesn't support the possibility of jumping from one instruction to some other with the help of any statement like go to etc. तो जैसे मैंने बताया हम जंप नहीं कर सकते, जैसे go to स्टेटमेंट वगैरह वो हम नहीं यूज़ कर सकते इस अप्रोच में। Therefore the instructions in this approach will be executed in a serial and structured manner। हमेशा सीक्वेंस में ही जितनी भी हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीक्वेंस में ही हमारी एग्जीक्यूट होंगी। The languages that support structured programming approach are, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच को हमारी सपोर्ट करती हैं? सी है, C++ है, जावा है, C# है, इस तरीके की जो हमारी लैंग्वेज है सपोर्ट करती हैं। तो ये एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। तो सबसे पहले जैसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है हमारी, फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है किसका पार्ट है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में प्रोसीजरल तो होगी, साथ में एक अलग कुछ और भी उसके एट्रीब्यूट होंगे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में। और उसके बाद हमारे इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग होगी। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग जो है वो सबका सबसेट है, उसमें प्रोसीजरल भी होगी और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। फिर द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो होता है हमारा उसमें 3 तरीके के एलिमेंट होते हैं। एक हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट हो गया, दूसरा हमारा सीक्वेंस स्टेटमेंट हो गया, एंड थर्ड हमारा इटरेशन स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट ये समझ लीजिए जैसे हम इफ़ एल्स वगैरह ये सब जो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं वो आ जाएंगे इसमें। सीक्वेंस स्टेटमेंट में जो भी हमारी एक के बाद जैसे हमने पहले डेटा टाइप हमने जो है डिक्लेयर किए हैं, या ऊपर हमने सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जैसे हैश इंक्लूड studio.h, ये हमने हेडर फाइल हमने जो है डिक्लेयर की है। तो ये सब चलेंगी, एक 1 बाय 1 सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। उसके बाद इटरेशन स्टेटमेंट, जो भी हमारे लूप्स होते हैं जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, ये तीनों मतलब ये सब होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ये 3 स्टेटमेंट। द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड सेपरेटेड मॉड्यूल्स। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में क्या होता है? एक तो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वो एक प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने बताया सबसे पहले सी लैंग्वेज में क्या होगा, हमारी हेडर फाइल डिक्लेयर की जाएंगी, उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे अगर हैं तो बाहर, फिर उसके बाद मेन फंक्शन आता है, मेन फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच इज़ वेल एक्सेप्टेड इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। यही कारण है कि जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है प्रोग्रामिंग की दुनिया में। अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच के? सबसे पहले ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इसे समझना, पढ़ना और समझना बहुत आसान है। यूज़र फ्रेंडली है, तो पढ़ना समझना जब आसान है तो यूज़र फ्रेंडली हो जाती है, यूज़र आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ईजियर टू मेंटेन करना भी काफ़ी ईजी है। डेवलपमेंट इज़ ईजियर एज इट रिक्वायर्स लेस एफर्ट एंड टाइम। डेवलपमेंट इसका काफ़ी ईजी होता है, प्रोग्राम जल्दी बन जाते हैं क्योंकि कम एफर्ट लगता है और टाइम भी कम लगता है। ईजियर टू डीबग, डीबग का मतलब है एरर निकालना, तो इसमें एरर फाइंड करना भी ईजी होता है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा तो उसमें एरर भी आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? सिंस इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट सो इट टेक्स टाइम टू कन्वर्ट द मशीन कोड। अब ये जो लैंग्वेज होती है हमारी, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए एक कंप्यूटर पर फ्री का प्रोग्राम बनाया, तो ऐसा नहीं है आप दूसरे सिस्टम पर उसे रन नहीं कर सकते, आप पेन ड्राइव में ले जा करके उसे रन कर सकते हैं। लेकिन क्या है,
उस मशीन के हिसाब से वहाँ पर मशीन कोड जनरेट होगा, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। द कन्वर्टेड मशीन कोड इज़ नॉट द सेम एज़ फॉर असेंबली लैंग्वेज। और जो कन्वर्टेड मशीन कोड दूसरी मशीन पे जो कोड बना हुआ है वो मशीन कोड होगा, तो मशीन कोड जो है असेंबली लैंग्वेज में नहीं काम करेगा, वो असेंबली लैंग्वेज के लिए सेम नहीं होगा, असेंबली लैंग्वेज का कोड अलग होगा। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। द प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन चेंजेबल फैक्टर्स लाइक डेटा टाइप्स, देयरफॉर इट नीड्स टू बी अपडेटेड विद इन द नीड ऑन द गो। और जो चेंजेबल फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे डेटा टाइप्स हैं, मान लीजिए जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कंपाइलर डिपेंडेंट होते हैं। आपने टर्बो सी अगर अब एक सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ, दूसरे में मान लीजिए जीसीसी कंपाइलर है, तो वहाँ पर डेटा टाइप्स में उनका साइज़ डिफ़र करेगा। मान लीजिए टर्बो सी में जो इंट है वो 2 बाइट ले रहा है, लेकिन जीसीसी में 4 बाइट ले रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी सी। तो ये हमारा जो था पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। तो जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं उस पर हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसी वजह से हम वो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा जो पहला ऑपरेशन होता है दैट इज़ ट्रैवर्सिंग। अब ट्रैवर्सिंग क्या होता है, कोई भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हर एक एलिमेंट को अगर हम विजिट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। जैसे मान लीजिए हमने एक एरे बनाया, 10 एलिमेंट का एक एरे बनाया, तो जब हम शुरू से लेके आखिरी तक एक एक एलिमेंट को विजिट करते जाएंगे, प्रिंट करते जाएंगे, सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। एक्सेस ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस सो दैट सर्टेन आइटम इन द रिकॉर्ड में बी प्रोसेस्ड। तो हर आइटम को जब हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के एक्सेस करते जाते हैं, जब कह लीजिए एक तरीके से प्रिंट कर रहे हैं, तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। दूसरा ऑपरेशन है हमारा सर्चिंग, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड व्हेन ए गिवन की वैल्यू और फाइंडिंग द लोकेशंस ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स विच सेटिस्फाई वन और मोर कंडीशंस। तो अगर हमें मान लीजिए एक से 10 तक हमारे नंबर पड़े हुए हैं किसी एरे में या लिंक लिस्ट में, और हम कहते हैं कि एक एलिमेंट दे दिया हमने 5 की लोकेशन ढूंढी है, 5 वहाँ पर कहाँ। तो हम शुरू से ट्रैवर्स करते चलेंगे, ट्रैवर्सल यहाँ भी होगा, या सर्च कह सकते हैं, सर्च करते चलेंगे, हर एक एलिमेंट से मैच करके देखेंगे कि ये बराबर हैं या नहीं। जहाँ भी मैच कर जाएगा वो हमारी लोकेशन हो जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड सर्चिंग। नेक्स्ट है हमारा इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब है ऐड करना, नए आइटम को ऐड करना। सो एडिंग ए न्यू रिकॉर्ड टू द डेटा स्ट्रक्चर। जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड इंसर्शन। डिलीशन, रिमूविंग एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। अगर पहले से ही कोई एलिमेंट हमारा इंसर्टेड है, पहले से ही है डेटा स्ट्रक्चर में, हम उसे डिलीट करते हैं, सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड डिलीशन। अब दो हमारे स्पेशल ऑपरेशन और हैं जो डेटा स्ट्रक्चर पर काम करते हैं, हर डेटा स्ट्रक्चर पर। द फॉलोइंग 2 ऑपरेशंस विच आर यूज्ड इन स्पेशल सिचुएशंस विल आल्सो बी कंसिडर्ड। तो पहला हमारा ऑपरेशन है सॉर्टिंग, अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर दैट इज अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली। भाई जो भी हमने डेटा अपना डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट किया है तो उसे एक पर्टिकुलर मैनर में अगर हम उसे सॉर्ट करते हैं, मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, किसी ऑर्डर में हम उसे रख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है तो A to Z, Y Z रख रहे हैं, Z to A। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन या दिस टाइप ऑफ ऑर्डरिंग इज कॉल्ड सॉर्टिंग। दूसरा है हमारा मर्जिंग, कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स इन 2 डिफरेंट सॉर्टेड फाइल्स इनटू ए सिंगल सॉर्टेड फाइल। तो मान लीजिए 2 फाइल बनी हुई है, कह सकते हैं हम 2 हमारे एरे बने हुए हैं, 2 लिंक लिस्ट बनी हुई है, तो उन दोनों को अगर हम किसी एक ही लिंक लिस्ट में या एक ही एरे में मर्ज कर देते हैं तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड मर्जिंग। ये भी हमारा काफ़ी यूज़ होता है। तो ये हमारे जितने भी ये 6 ऑपरेशन है जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर पर यूज़ होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी अभी टॉपिक पढ़ाए हैं वो समझ में आए होंगे। तो आगे की क्लास के लिए फिर हम बाद में पढ़ते हैं। अभी इतना ही है, धन्यवाद।